हेलो एवरीवन, दिस इज रूली सिंह एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग साउंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, ये स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि हमारा ध्वनि यानी साउंड क्या होता है। ओके, जो हमारी ध्वनि होती है वो एक प्रकार से होती है एनर्जी। और ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है? जो हमारी एनर्जी होती है, जब उसका कन्वर्जन होता है तो उसमें हमारी साउंड उत्पन्न होती है या ध्वनि उत्पन्न होती है। ओके, इसके बाद जो ध्वनि का उत्पादन होता है वो कैसे होता है? किसी वस्तु में कंपन या वाइब्रेशन। ओके, जो एक कोई वस्तु होती है उसमें जो वाइब्रेशन होता है उससे हमारी ध्वनि का उत्पादन होता है। और जो हमारा ये कंपन या वाइब्रेशन ये क्या होता है? जब किसी वस्तु को हम लोग तेजी से बार बार इधर उधर गति करवाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेव्स। ओके, तरंग के प्रकार। तरंग क्या होता है? पहले तो हम लोग देखते हैं कि तरंग क्या होता है। तरंग हमारा होता है जैसे कि हम लोग एक कोई तालाब होता है, उसमें तालाब में एक पानी होता है तालाब में, और उसमें जब हम लोग पत्थर फेंकते हैं तो उसमें बहुत सारी लहर या तरंग उत्पन्न होती हैं। और जो उसमें तरंग होती है तो उसमें जो लहर उत्पन्न होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तरंग बोलते हैं। ओके, जो हमारी तरंगे होती है वो होती है टू टाइप्स की। फर्स्ट होती है हमारी अनुप्रस्थ, सेकंड होती है हमारी अनुदैर्ध्य। जो हमारी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं उनको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, और जो हमारी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ओके, अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट हमारा है अनुप्रस्थ तरंगे। ओके, या ट्रांसवर्स वेव्स। अब जो हम जैसे कि हम लोगों के पास एक तालाब है, कोई ये हुआ हमारा तालाब, इसमें पानी भरा हुआ है। जब इसमें हम लोग एक पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर फेंकने पे कुछ इसमें लहर या तरंगे उत्पन्न होंगी। ओके, जो तरंगे उत्पन्न होंगी वो इस टाइप से ऐसे ऐसे करके तरंग चलेगी। और जो तरंग चलती हैं, जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है वो लंबवत चलती है, मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लंबवत। ओके, और जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं उसमें जो हमारे कण होते हैं, मतलब कि माध्यम के जो कण होते हैं वो ऊपर नीचे सिर्फ दोलन करते हैं, आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ते। मतलब कि वो आगे की ओर, जैसे कि इधर से इधर आगे की ओर नहीं बढ़ेंगे, वो ऊपर से नीचे की ओर कंपन करेंगे। और जो हमारी तरंगे बढ़ती हैं वो बढ़ती हैं, मतलब कि जो बढ़ता है वो बढ़ता है तरंग तरंग के माध्यम से बढ़ती हैं। ओके, इसके बाद जो हमारी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं उसमें जो हमारी दोलन की दिशा या कंपन करने की दिशा होती है, या उसके तरंग के आगे बढ़ने की दिशा होती है, वो दोनों होती है 90 डिग्री पर, यानी लंबवत होती है। ओके, और ये जो हमारी तरंगे होती है तो जो ये हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है तरंगों का, उसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट या श्रृंग। और जो हमारा नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं गर्त या ट्रो। ओके, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे अनुदैर्ध्य तरंगे। हमारा अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होता है? जैसे कि हम लोगों के पास एक ये स्पीकर रखा हुआ है। ओके, जब स्पीकर में एक ध्वनि निकलेगी या आवाज़ निकलेगी तो वो कणों के माध्यम से आगे की ओर बढ़ेंगे। ओके, जैसे कि ये बढ़ रहे हैं, तो जो जब कणों के माध्यम से एक ही दिशा में, मतलब कि ये एक ही दिशा में बढ़ेंगे, एक ही दिशा की ओर, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनुदैर्ध्य तरंगे। और जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं उनमें एक होता है संपीड़न और एक होता है विरलन। ओके, जो संपीड़न होता है उसमें जो हमारे कण होते हैं वो काफ़ी पास पास में होते हैं और उनका घनत्व तो काफ़ी बहुत अधिक होता है। ओके, और जो हमारा विरलन होता है उसमें जो हमारे कण होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं विरलन। ओके, या रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि हम लोग इसमें एक स्प्रिंग का भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक स्प्रिंग को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, उसके बाद जब छोड़ते हैं तो उसमें जो कुछ उसकी जो लाइनिंग्स होती है वो पास पास में आ जाती है और कुछ दूर दूर रहती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे संपीड़न और विरलन। ओके, और जो हमारी ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती है इसमें हमारे माध्यम के कण आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जो हमारी अनुप्रस्थ तरंगे थी उसमें हमारे कण आगे की ओर नहीं बढ़ते थे, उसमें तरंग के माध्यम से बढ़ रही थी, और जो कण थे वो ऊपर नीचे की ओर दोलन कर रहे थे। जो हमारी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं उसमें जो दोलन की दिशा होती है, मतलब कि जिस ओर वो बढ़ती हैं, दोलन की दिशा और तरंग दोनों आगे की ओर बढ़ती हैं। ओके, दोनों मतलब कि एक ही दिशा की ओर बढ़ती हैं। और जो हमारी अनुप्रस्थ तरंगे थी उसमें जो हमारी दोलन की दिशा और तरंग के आगे बढ़ने की दिशा वो दोनों थी परपेंडिकुलर। ओके, तो ये हुई हमारी अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे ध्वनि का संचरण क्या होता है। ओके, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट दिया है, ध्वनि का संचरण निर्वात या वैक्यूम में नहीं हो सकती। मतलब कि जो ध्वनि होती है वो हमारी वैक्यूम में नहीं होती है। ध्वनि के लिए हमको एक
माध्यम चाहिए होता है। माध्यम मतलब कि कोई माध्यम हो, ठोस हो या द्रव या गैस हो, कुछ भी होना चाहिए जहाँ पर निर्वात होगा या वैक्यूम होगा, वहाँ पर ध्वनि का संचरण नहीं होगा। ओके, जो ध्वनि का संचरण होता है उसके लिए ठोस, द्रव या गैस का माध्यम होना अनिवार्य है। इसके बाद थर्ड हमारा दिया है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है, उससे कम द्रव में और उससे कम गैस में। तो जो हमारा क्वेश्चन आता है कि ध्वनि का जो वेग होता है वो सबसे अधिक किस में होता है, तो वो होता है हमारा ठोस में, उसके बाद होता है द्रव में, उसके बाद होता है गैस में। इसके बाद जो ध्वनि के कण होते हैं वो स्वयं आगे नहीं बढ़ते हैं। उसके लिए ध्वनि के कणों को आगे बढ़ने के लिए एक विक्षोभ या डिस्टरबेंस होना चाहिए। ओके, जो ध्वनि के कण होते हैं उनके जो ध्वनि तरंगे होती है वो माध्यम के कणों की गति के कारण संचारित होती है। मतलब कि जो माध्यम के कण होते हैं उसके कारण संचारित होती हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव्स या यांत्रिक तरंगे। ओके, इसके बाद हमारा दिया है ध्वनि तरंग के अभिलक्षण। ओके, तो इसमें हमारा फर्स्ट दिया है तरंग दैर्ध्य, सेकंड दिया है आवृत्ति, आवर्तकाल, वेग, आयाम, तारत्व, प्रबलता और तीव्रता। मतलब कि इतनी सारी चीज़ें ध्वनि के अभिलक्षण होते हैं। इसको हम लोग तरंग दैर्ध्य को बोलते हैं वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति को, आवर्तकाल को टाइम पीरियड, वेग को वेलोसिटी, आयाम को एम्पलीट्यूड, तारत्व को पिच, प्रबलता को लाउडनेस और तीव्रता होगी हमारी इंटेंसिटी। ओके, हम लोग देखते हैं तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ हमारा क्या होता है। दो क्रमागत संपीड़न, संपीड़न यानी होता है कंपैरिजन। ओके, कंपैरिजन या विरलन, मतलब कि आर से हम लोग इसलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये जो होता है हमारा विरलन, इसको हम लोग बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। ओके, तो जो ये हमारी इनके बीच की दूरी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। संपीड़न मतलब होता है जब जो कण होते हैं वो काफ़ी पास पास में होते हैं, और विरलन का मतलब होता है जो कण होते हैं वो हमारे दूर दूर होते हैं। ओके, तो जो हमारा तरंग दैर्ध्य होता है, तो इन दोनों की जो बीच की दूरी होती है संपीड़न और विरलन के, तो इसको हम लोग बोलते हैं तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ। जो हमारी तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक होता है वो होता है मीटर, और जो इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं लैम्डा थे। ओके, इसके बाद हमारा दिया है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होता है, प्रति इकाई समय में माध्यम के कणों द्वारा, मतलब कि प्रति इकाई एक समय होता है उसमें जो माध्यम के कणों द्वारा संपादित दोलनों की कुल संख्या होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। दोलन हमारा क्या होता है, मतलब कि किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और वापस उसी स्थान पर फिर से वापस लौट कर आना, इसको हम लोग बोलते हैं दोलन। जैसे कि हम लोगों ने ये फिगर बनाया है ऐसे ऐसे करके, तो जैसे कि ये तरंगे हैं वो यहाँ से यहाँ जा रही हैं और वापस फिर यहीं लौट कर आ रहे, फिर यहाँ से यहाँ ऊपर से नीचे जा रहे, फिर नीचे लौट कर वापस आ रहे, फिर ऊपर जा रहे, फिर नीचे लौट कर वापस आ रहे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दोलन बोलेंगे। और जो हमारे दोलनों की कुल संख्या होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। ओके, जो हमारा आवृत्ति होता है इसे हम लोग न्यू या वी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और जो इसका SI मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज। ओके, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे आवर्तकाल या टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमारा क्या होता है, एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय, मतलब कि एक जब पूरा दोलन हो जाता है उसमें जो ली गई टाइमिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। और जो हमारे एक प्रति इकाई समय में लिए गए दोलनों की कुल संख्या होती है उसको हम लोग बोलते हैं आवृत्ति। ओके, तो जो हमारा आवर्तकाल होगा वो हो जाएगा एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय। ओके, जो हमारा टाइम पीरियड होता है या आवर्तकाल होता है उसको हम लोग T से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा टाइम पीरियड का मात्रक होता है, SI मात्रक, वो होता है हमारा सेकंड। ओके, और जो हमारा टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी में एक संबंध होता है वो क्या होता है, तो वो होता है हमारा आवृत्ति इज इक्वल टू 1/, आवर्तकाल। तो आवृत्ति को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो V बराबर हो जाएगा हमारा 1/T। ओके, इसके बाद जो हमारी ध्वनि की चाल होती है, तो ध्वनि की चाल हमारी विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। जो हमारी ध्वनि की चाल होती है वो सबसे अधिक होती है ठोस में, उसके बाद होती है द्रव में, उसके बाद होती है गैस में। और जो हमारा एक 22 डिग्री सेल्सियस एक टेम्परेचर होता है उसमें जो वायु की ध्वनि होती है वो लगभग होती है 344 मीटर प्रति सेकंड। ओके,
इसके बाद दिया है हमारा आयाम या एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हमारा क्या होता है, माध्यम के कण की मूल स्थिति से किसी और अधिकतम विक्षोभ को हम लोग क्या बोलते आयाम, तरंग का आयाम। मतलब कि माध्यम के कण की मूल स्थिति से किसी एक और अधिकतम विक्षोभ को हम लोग क्या बोलेंगे, तरंग का आयाम बोलेंगे, और इसे हम लोग ई से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये हमारी तरंगे हैं, ये ओके, ये तरंगे हैं। उसके बाद जो ये तरंगों में ये एक बार ऊपर उठना, ये होगा हमारा एम्पलीट्यूड। जब फिर से ये नीचे तरंग उठेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड या तरंग का आयाम। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे तारत्व या पिच। तारत्व हमारा या पिच क्या होता है, जैसे कि हमारी गिटार होती है या हमारी गर्ल्स होती हैं, मतलब, और जो ड्रम होता है और वॉइस होते हैं। तो जो हमारी गिटार और गर्ल्स होती है, उनकी आवाज़ काफ़ी मतलब कि पतली आती है और तेज़ सुनाई देती है। ओके, और जो बॉयज़ और ड्रम होता है, उनकी आवाज़ थोड़ा स्लो सुनाई देती है और मोटी सुनाई देती है। तो वो होता है हमारा आवृत्ति अधिक होने पर ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। आवृत्ति अधिक होने पर ध्वनि का तारत्व होता है और आवृत्ति कम होने पर कम होता है। मतलब कि आवृत्ति अधिक होगी तो ध्वनि का तारत्व अधिक होगा और कम होगी तो कम होगा। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रबलता और तीव्रता। आयाम अधिक होने पर ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है, ध्वनि की प्रबलता अधिक होती है, और जब आयाम कम होता है तो उसकी प्रबलता कम होती है, और जो प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तक जा सकती है। मतलब कि जो प्रबल ध्वनि होती है वो अधिक दूरी तक जा सकती है क्योंकि उसमें अधिक ऊर्जा होती है। इसके बाद जो दिया है, इकाई क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। मतलब कि इकाई क्षेत्रफल जो होता है, उसमें जो 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि होती है, जो ध्वनि की ऊर्जा होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ध्वनि की तीव्रता। और जो प्रबलता होती है वो कानों की संवेदनशीलता पर की माप होती है। ओके, इसके बाद देखते हैं ध्वनि बूम क्या होता है। जब कोई वस्तु ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता है, मतलब कि जब कोई वस्तु होती है वो ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता है, तो उसको हम लोग उसकी पराध्वनिक चाल बोलते हैं। जो पराध्वनिक चाल होती है वो वायुयान में बहुत तेज होती है और तीव्र भी होती है। ओके, और इसी को हम लोग बोलते हैं ध्वनि बूम। जो उसमें जो उत्पन्न होता है पराध्वनिक वायुयान से, उसको हम लोग बोलते हैं ध्वनि बूम। और जो ये ध्वनि बूम होता है, ये ध्वनि खिड़कियों और शीशों को भी तोड़ सकती है। ओके, इसके बाद देखते हैं हम लोग ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन क्या होता है, जैसे कि एक हम लोगों ने इधर से कोई आपतित किरण, आपतित ध्वनि डाली। ओके, और ये जब ये परावर्तित होकर वापस इस दिशा में आई तो इसको हम लोग बोलेंगे ध्वनि का परावर्तन। ये थी इसकी एक सतह। ओके, ध्वनि परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब कि जो आपतन कोण, जैसे कि ये डाला ऐसे करके ये, और यहाँ से ये तुरंत वापस आए, तो ये जो दोनों कोण होंगे ये होंगे आपस में बराबर। और जो अभिलंब तथा आपतित ध्वनि की दिशा होती है, दिशा और परावर्तित ध्वनि की दिशा तीनों एक ही तल पर होती है। मतलब कि अभिलंब होगा, जो बीच वाला होगा, और जो आपतित ध्वनि की दिशा होगी और जो परावर्तित ध्वनि की दिशा होगी, तीनों के तल एक ही होंगे। ओके, इसके बाद जो हमारी प्रतिध्वनि होती है वो हमारे मस्तिष्क में 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। ओके, और जो प्रतिध्वनि या इको होती है उसको सुनने के लिए हम लोगों को कितनी दूरी पर होना चाहिए, तो जो हमारी प्रतिध्वनि होती है वो 0.1 सेकेंड से अधिक होनी चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने कोई आवाज़ ये सुनी यहाँ से, उसके बाद वापस जाने के लिए इसकी दूरी, तो मतलब कि जो हम लोगों ने देखा था कि जो दीवार की दूरी होगी वो होगी 344 मीटर प्रति सेकेंड। एक ये नॉर्मल दूरी होती है किसी टेम्परेचर पर। ओके, तो इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 सेकेंड का करेंगे, क्योंकि ये कुल समय होता है अधिक, मतलब ये कुल समय में एक अधिकतम समय तक बनी रहती है। सब इससे अधिक समय होना चाहिए, लेकिन न्यूनतम यहाँ यही होना चाहिए। और जो आने और जाने की होगी तो इसमें हम लोग अपॉन 2 करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 17.2 मीटर। ओके, इसके हम लोग देखेंगे अनुरणन। अनुरणन क्या होता है, जैसे कि हम लोग सिनेमा हॉल या सभा भवन की दीवारों और छतों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगे होते हैं ताकि ध्वनि परावर्तक ना हो सके। मतलब कि जब कहीं सिनेमा हॉल या कहीं पर माइक लगा होता है तो उसमें एक ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगा होता है, क्योंकि ध्वनि का परावर्तन ना हो, ध्वनि वापस दोबारा से सुनाई ना दे। ओके, जो ध्वनि का बारंबार परावर्तन ही अनुरणन कहलाता है। मतलब कि जो ध्वनि का
आपतन और परावर्तन होता है, तो जो बार बार परावर्तन